एजुकेलर में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा चल रहा है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 29। और इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को हम आज देखेंगे इस वीडियो में। आपके एनसीईआरटी के बुक से पेज नंबर 172 में जाकर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो सवाल है किस टॉपिक को कवर करता है, तो हमारा इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है, पूंजी खाता और तुलन पत्र हमको बनाने को कहा गया है। तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है अ और ब तीन 3/4 और 1/4 अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। दो साझेदार, इनका अनुपात 3 और 1 का है। 31 मार्च 2017 को उनका तुलन पत्र, उनका बैलेंस शीट बता रहा है, ये उनका बैलेंस शीट है, 31 मार्च 2017 का है। उनका तुलन पत्र इस प्रकार है। 31 मार्च 2017 को अ और ब का तुलन पत्र देखेंगे तो इधर दायित्व पक्ष, इधर परिसंपत्तियां। तो लिखा है विविध लेनदार, लेनदार 41,500 के, संचय 4,000, संचय 4,000, पूंजी खाता, पूंजी खाते अ और ब 30,000 और 16,000। फिर लिखा है बैंकर्स रोकड़, कैश इन हैंड 26,500 रुपये, प्राप्ति पत्र बिल्स पेबल 3,000 रुपये, देनदार डेप्टर 16,000 रुपये, स्टॉक 20,000 रुपये, फिक्चर्स 1,000 रुपये और भूमि और भवन लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपये। और पूरा टोटल हमारा है 91,500, 91,500, 91,500। तो ये हमने इसका बैलेंस शीट, इनका बैलेंस शीट देखा 31 मार्च 2017 की स्थिति में। फिर आगे हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, लिखता है कि 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल अगले ही दिन 31 मार्च को इन्होंने बंद किया, और 1 अप्रैल 2017 को निम्न शर्तों पर स ने प्रवेश किया। अब एक नया साझेदार आ रहा है स, ठीक है। क्या क्या शर्तें दी हुई हैं? पहला लिखा है स पूंजी के रूप में 10,000 रुपये देगा, स 10,000 रुपये पूंजी का लाएगा। फिर आगे बोलता है स ख्याति के 5,000 रुपये देगा। देखेंगे पूंजी 10,000 रुपये ला रहा है पूंजी के रूप में स, और 5,000 रुपये ख्याति का भी ला रहा है, जिनकी आधी राशि अ और ब आहरित करेंगे। ठीक है, 5,000 रुपये लाएगा और ये 5,000 रुपये पुराने साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में बट जाएगा। और लिखता है कि जिनकी आधी राशि, मतलब जितना जितना उनको मिला है ख्याति का, उसकी आधी राशि वो क्या करेंगे, आहरित कर लेंगे। ठीक है, तो हम पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे और इसको हल भी करते जाएंगे। तभी मैं केवल सवाल पढ़ रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा आगे लिखा है स्टॉक व फिक्चर्स के मूल्य में 10% की दर से कमी होगी। ठीक है, मूल्य में कमी हो गया, स्टॉक और फिक्चर्स के 10% से पुनर्मूल्यांकन खाते में जाएगा। कमी हो रही है, हानि हो रही है, हानि डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। फिर लिखा है तथा विविध देनदारों और प्राप्त विपत्र पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाएगा। कहने का अर्थ है कहने का अर्थ है कि जो देनदार हैं और प्राप्त विपत्र हैं, उन पे 5% से पैसा नहीं प्राप्त होगा। देनदार से पैसा लेना है और प्राप्ति पत्र से भी पैसा लेना है, इन पर क्या होगा, 5% से लोग पैसा नहीं देंगे। जितना भी देनदार, आप देखेंगे देनदार 16,000 का है और प्राप्ति पत्र 3,000 का है, इन दोनों का 5-5% पैसा प्राप्त नहीं होगा, हमको मालूम हो गया। तो क्या करेंगे हम, उसके लिए प्रावधान बनाएंगे। तो एक प्रकार से हानि है, क्योंकि हमको 5% से पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये भी क्योंकि संपत्ति है, देखेंगे संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, पैसा नहीं मिलेगा, तो इसको भी पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे हानि है। तो ये 2 पॉइंट हमने पढ़ा, फिर उस 3 पॉइंट हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं आगे सवाल क्या बोलता है। तो आगे देखिएगा चौथा पॉइंट लिखता है भूमि और भवन के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि होगी। देखिए वृद्धि हो रही है, भूमि और भवन संपत्ति है, उनके मूल्य में वृद्धि हो रही है, मतलब लाभ हो रहा है। ठीक है, संपत्ति और भवन, भूमि
भूमि और भवन, उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है। हमारा भूमि और भवन 25,000 का था, उसके 10% में वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कहाँ जाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में। फिर लिखा है फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा है। ठीक है, फर्म के विरुद्ध एक क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। ठीक है, और जिसके लिए 1,000 रुपए तक के दायित्व का सृजन किया जाएगा। मतलब दावा किया गया और उसके लिए 1,000 रुपए अब देना है। दावा किया गया कि 1,000 रुपए दिया जाए तो अब देना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए 1,000 रुपए के दायित्व का सृजन किया गया, दायित्व बनाया गया 1,000 रुपए से, तो हानि हो गई क्योंकि 1,000 रुपए और देना पड़ेगा अब। ठीक है, तो दायित्व में वृद्धि हो रही है, कहाँ जाएगी? पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में, क्योंकि हानि हो रही है। फिर आगे लिखा है विविध लेनदारों में सम्मिलित, विविध लेनदारों में जो हमारे लेनदार है उसमें सम्मिलित 650 रुपए की एक मद। ठीक है, 650 रुपए की एक मद जो लेनदारों में शामिल है, एक मद जिस पर कोई दावा नहीं है। मतलब कि 650 रुपए लेनदार में जुड़ा हुआ है और उस पर कोई दावा नहीं कर रहा है, अपलेखित की जाएगी, मतलब उसको समाप्त किया जाएगा। हमको पता चल गया कि 650 रुपये अब नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे? लेनदार से उसको हटा देंगे। तो अब हमको 650 रुपये नहीं देना है, हमारा 650 रुपये बच गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो इस लाभ को कहाँ लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में। आगे लिखता है यह मानते हुए कि अ और ब के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इनका जो अनुपात था 3 और 1 का, जब नया अनुपात बनेगा तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब ये उसी तरह ही बंटवारा हो रहा है जितना जितना पहले होता था। ठीक है, इनके अनुपात में, इनके बीच में जो विभाजन का अनुपात है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि त्याग अनुपात निकालना है। तो यहाँ पास नया अनुपात हमको बताया ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पास ये बता दिया कि यह मानते हुए कि इनके मध्य जो लाभ विभाजन अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कहने का अर्थ है कि इनका त्याग अनुपात भी जो है वो 3:1 का ही रहेगा। ठीक है, आगे बोलता है उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर फर्म की पुस्तकों में रोजाना मचा प्रविष्टियां दे और नया तुलन पत्र तैयार करें। हमको पंजी प्रविष्टि, ठीक है, नकल प्रविष्टि कहने को करने को बोल रहा है, जनरल एंट्री करने को बोल रहा है, और तुलन पत्र बैलेंस शीट भी हमको बनाने के लिए बोल रहा है। तो दो ही चीज हमको बनाने के लिए बोल रहा है, हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम सवाल प्रारंभ करते हैं। पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका पंजी प्रविष्टि करेंगे, इसका जनरल एंट्री जो होता है वो करेंगे। तो देखिएगा, तो आपको जो जो सवाल बनाने के लिए बोल रहा है पहले उसका हम फॉर्मेट खींच लेते हैं। तो आपको तुलन पत्र बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है, तो बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट खींचेंगे। ठीक है, इस तरह हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, अ ब एवं स का तुलन पत्र। अब नया तुलन पत्र बन रहा है, स को लेते हुए अब ये व्यापार में आ गया, उसको लेते हुए अब इनका नया बैलेंस शीट बन रहा है एक 2017 की स्थिति में। ठीक है, ये बैलेंस शीट जो दिया इनका पुराना है 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 की स्थिति में है। अब अगले ही दिनांक पर स आ जा रहा है, तो उसी दिनांक पर हम एक नया बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट एक फॉर्मेट खींच लेंगे, दायित्व राशि, परिसंपत्तियां राशि। अब इसको बनाने के लिए हमको क्या होता है कि यहाँ पास पूंजी भी लिखना पड़ता है। तो पूंजी अब किससे निकलेगा? पूंजी निकालने के लिए हमको पूंजी खाता भी बनाना पड़ेगा। तो आपको सवाल में पूंजी खाता नहीं बनाने बोला है, फिर भी हमको इसको रफ में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक इसको नहीं बनाएंगे पूंजी नहीं निकाल पाएंगे, अंतिम पूंजी इस दिनांक का हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन फिर उसके लिए लंबा करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक रफ में पूंजी खाता भी बना लेंगे। और साथ में रफ में एक पुनर्मूल्यांकन खाता, वर्किंग नोट में हम पुनर्मूल्यांकन खाता भी बना लेंगे, क्योंकि इससे जो हमारी संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में कमी, उसी तरह संपत्ति में कमी और दायित्व में वृद्धि को यहाँ पर लिखकर फिर जो भी लाभ या हानि होगी उसको हम पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता भी हमको बनाना होगा रफ में। ठीक है, तो हमको तुलन पत्र बनाने के लिए इनकी सहायता आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको रफ में भी बना लेंगे। हमारा मेन जो है वो तुलन पत्र होगा और इन दोनों को रफ में बनाया जाएगा। और हमको पंजी प्रविष्टि भी करने को बोल रहा है, तो हम जो हमारा मेन है उसमें हम पंजी प्रविष्टि का भी फॉर्मेट खींच लेंगे, पहले उनको बनाएंगे फिर पंजी प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। तो शुरू से हम सवाल पढ़ते जाएंगे। इन सवालों को हल करने का यही तरीका है कि आप शुरू से सवाल पढ़ते जाइए
और जहां जहां जो जहां आता है वहां वहां उसको लिखते जाइए, ठीक है, क्योंकि हमने तीनों खाता खींच दिया है। ठीक है, चिट्ठा तुलन पत्र खींचा है, पुनर्मूल्यांकन खाता खींचा है, और पूंजी खाता भी हमने बना लिया है। तो अब हम सवाल पढ़ेंगे, जहां जहां जो जाएगा वहां वहां लिखते जाएंगे। तो मैंने क्या बताया है कि आप जब चिट्ठा पढ़ेंगे, जब इस सवाल में आप तुलन पत्र को जब देखेंगे, तो इस तुलन पत्र का इफेक्ट केवल एक ही जगह पर जाएगा, और जब आप एडजस्टमेंट में आएंगे तो उसका इफेक्ट आपको दो दो जगह देना होगा, तभी आपका बैलेंसिंग होगा, बैलेंस शीट। ठीक है, तो आइए हम सवाल हल करते हैं। देखिएगा, अब 3/4 और 1/4 अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम क्या चीज में करते हैं, इनका इस्तेमाल हम नए अनुपात को निकालने में और जो त्याग अनुपात है उनको निकालने में। तो इस सवाल में हमको त्याग अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं है, आखिरी में वैसे ही बता दिया कि इनके लाभ विभाजन अनुपात में कोई बदलाव परिवर्तन नहीं हो रहा। तो 3:1 का इनका त्याग अनुपात, मतलब इसी अनुपात में लोग त्याग भी करेंगे। ठीक, आगे बोलता है 31 मार्च 2017 को उनका तुलन पत्र इस प्रकार है। तुलन पत्र बता रहा है, तो लिखते जाते हैं। विविध लेनदार कहाँ जाएगा, विविध लेनदार कहाँ जाएगा, क्योंकि हमने चिट्ठा बनाया है तो ये चिट्ठे में जाएगा, तो लिख लेंगे चिट्ठे में विविध लेनदार। अमाउंट हम अभी बाहर लिखते हैं क्योंकि इसमें बदलाव करना हो सकता है। तो 41,500 रुपये हमने लिख लिया। फिर आगे बोलता है संचय निधि। ठीक है, देखेंगे आप, संचय यहाँ दिया हुआ है, तो मैंने अभी इससे पहला हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो संचय वाला ही चल रहा था। तो क्या बताया गया कि जब भी आपको पुस्तक में संचय दिखा रहा है, या कोई लाभ दिखा रहा है, या कोई हानि दिखा रही है, या कोई कोष दिखा रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। मतलब कि इसको यहाँ से अब नए चिट्ठे में इसको नहीं लिया जाएगा। कैसे समाप्त किया जाएगा इसको, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जाकर इसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में इनका जो पुराना अनुपात है उसी में बांटकर जोड़ दिया जाएगा। तो हम इस संचय को यहाँ से समाप्त करेंगे। कहाँ ले जाएंगे, जो साझेदार का पूंजी खाता, पुराने साझेदार का जो पूंजी खाता है उसमें जाकर इसको हस्तांतरित कर दिया। देखेंगे कितना अमाउंट है, 4,000। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं संचय को। अब यहाँ पास हमारा ये नया चिट्ठा बना उसमें नहीं लिखा जाएगा, अब इसको पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। तो हमने पूंजी खाता बनाया है, यहाँ पास ये ऊपर वाला कॉलम जो है छोड़ देंगे हम। अभी शेष इसमें लिखना है पूंजी का, इसलिए छोड़ देंगे। उसी के नीचे हम लिख देंगे संचय। ठीक, अब बट जाएगा इनको, क्योंकि 4,000 दिया है तो हमको बांटना भी पड़ेगा, तो इसके लिए हमको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम कैलकुलेशन कर लेते हैं संचय का। ठीक है, आप देखेंगे वर्किंग नोट, गणना, पहले संचय का बंटवारा, एक संचय का बंटवारा, संचय को हम समाप्त कर रहे हैं। तो 4,000 संचय है, किसको किसको मिलेगा, अ और ब को, केवल पुराने साझेदार को। 4,000 संचय, इनका पुराना अनुपात, अनुपात इनका 3/4, 3 और 1 का इनका पुराना अनुपात है। याद रखिएगा, इनका पुराना अनुपात 3 और 1 का है। तो बटेगा इस अनुपात में 1,000, मतलब कि 3,000, अंश और हर को काटे 1,000, 1,000 को 3 से गुणा किए 3,000, 3,000 रुपये अ को प्राप्त होगा इस संचय का। और ब को उसी तरह देखेंगे आप, 4,000 का 1/4, तो 1,000 रुपये इसका हिस्सा बनेगा। तो 3,000 और 1,000 इनके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो हमने इस वर्किंग नोट किया, वर्किंग नोट नंबर 1। आप यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 भी डाल सकते हैं। तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जुड़ेगा। पूंजी खाता, पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बढ़ती है, इनमें जुड़ रही है। ठीक है, 3,000 और ये 1,000। तो संचय का एक जगह इफेक्ट, क्योंकि बैलेंस शीट का मैंने बताया कि एक ही जगह इफेक्ट पड़ता है, संचय का हमने इफेक्ट डाल दिया, इसको समाप्त किया यहाँ से। अब अगला पॉइंट लिखता है पूंजी खाते, अ का 30,000 रुपये और ब का 16,000 रुपये, क्योंकि आपने पूंजी खाता बनाया हुआ है। तो ये कहाँ जाएगा, ये पूंजी खाते में जाएगा, चिट्ठे में डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि हमको 1 अप्रैल 2017 की स्थिति में इनकी पूंजी निकालनी है। ठीक है, तो पहले पूंजी खाता जो बनाया उसमें हस्तांतरित करेंगे इसको। ठीक है, तो अ का 30,000 रुपये और ब का 16,000 रुपये लिख देते हैं। ठीक है, शेष एक ही जगह इसका प्रभाव पड़ेगा, शेष लाया गया। 30,000 रुपये इसकी पूंजी है और 16,000 रुपये इसकी पूंजी, लिख दिया हमने पूंजी खाता में। अब ये हमारा जो दायित्व पक्ष था उसको हमने पूरा कर दिया, विविध लेनदार भी लिख दिया, संचय को समाप्त किया और पूंजी को भी हमने लिख दिया। अब आते हैं संपत्ति पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कैश इन हैंड, बैंकर्स रोकड़ कहाँ जाएगा, 26,500 रुपये दिया हुआ है। तो ये हमारे चिट्ठे में जाएगा, जो हम तुलन पत्र बना बैलेंस शीट बनाए उसमें
जाएगा। तो यहाँ पास बैलेंस शीट में हम आएंगे और लिख देंगे यहाँ पास बैंकस्थ रोकड़, कैश इन हैंड। कितना अमाउंट हमारा है 26,500। अभी इसको अंदर ही लिखते हैं क्योंकि इसमें अभी पूंजी का पैसा आएगा, ख्याति का पैसा आएगा, तो उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैंकस्थ रोकड़ भी हो गया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देता है प्राप्त विपत्र। ये कहाँ जाएगा? चिट्ठे में जाएगा, संपत्ति है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्राप्त विपत्र। अभी इसमें भी क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्राप्ति पत्र के लिए हमको 5% से संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है, तो इसको भी हम अभी अंदर ही लिखते हैं। अमाउंट इसका हो गया 3,000 रुपए। फिर आगे दिया हुआ है देनदार। देनदार भी हमारा संपत्ति है, देनदार को भी लिख लेते हैं देनदार। अमाउंट है इसका 16,000 रुपए। अमाउंट 16,000 रुपए, 16,000 रुपए लिख लेते हैं। फिर आगे दिया हुआ है स्टॉक। आगे स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक को भी लिख लेते हैं। स्टॉक संपत्ति है, सब चिट्ठे में जाएगा, चिट्ठा हम जो नया बना रहे हैं उसी में जाएगा स्टॉक। स्टॉक हमारा है 20,000 रुपए, अंदर लिखेंगे इसको भी। फिर उसके बाद दिया फिक्चर्स, क्योंकि इनके भी मूल्य में कमी हो रही है, स्टॉक के मूल्य में भी कमी हो रही है, फिक्चर्स के मूल्य में भी कमी हो रही है। फिक्चर्स हमारा है 20,000 रुपए, फिक्चर्स लिख लेंगे। फिक्चर्स है हमारा 1,000 रुपए। फिर आगे बोलता है भूमि व भवन, ये भी संपत्ति है, इसके मूल्य में वृद्धि हो रही है। ठीक है, भूमि व भवन संपत्ति है, भूमि व भवन। अमाउंट है 25,000 रुपए। तो हमने यहाँ पर पूरी संपत्तियों को भी लिख लिया और पूरे दायित्वों को भी लिख लिया, जहां जहां जाना चाहिए था वहां वहां इनको भी लिखा और संपत्तियों को भी हमने लिख लिया। सभी दायित्वों और सभी संपत्तियों को जहां जहां उनको लिखना था हमने लिख दिया। तो एक एक जगह इनका प्रभाव पड़ा। अब देखेंगे हम कि जैसे ही हम एडजस्टमेंट में आएंगे, अब जो भी मद करेंगे उसका दो प्रभाव पड़ेगा, दो खातों में हमको लिखना होगा। तो देखिएगा 1 अप्रैल 2017 को निम्न शर्तों पर स ने प्रवेश किया। स आ रहा है, पहला लिखता है स पूंजी के रूप में 10,000 रुपए देगा। अब जब 10,000 रुपए देगा तो क्या होगा? ठीक है, रोकड़ आएगा, व्यापार के पास रोकड़ आएगा और पूंजी बनेगी। पूंजी के रूप में रोकड़ आएगा तो रोकड़ बढ़ गया। ये रोकड़ जो आप देख रहे हैं 26,500 है, उसमें 10,000 रुपए बढ़ जाएगा। तो हम नया बैलेंस शीट बनाया है, 10,000 रुपए बढ़ा देंगे, एक प्रभाव पड़ गया। और दूसरा ये पूंजी के रूप में है, 10 की पूंजी बन रही है, तो 100 की पूंजी भी हमको बनानी होगी। दो प्रभाव इसका पड़ेगा। देखिएगा, तो जैसे ही रोकड़ आया तो क्या करना होगा? हमको 10,000 से अपने रोकड़ को बढ़ाना होगा। हमने अपने रोकड़ को बढ़ा दिया, बैंक को बढ़ा दिया, एक प्रभाव पड़ गया। अब दूसरा प्रभाव, क्योंकि पूंजी बन रही है इसकी, ठीक है, तो पूंजी बन रही है तो पूंजी खाते में जाएंगे, यहां पास लिखेंगे बैंक। ठीक है, बैंक खाता। और ये अब स की पूंजी बन रही है 10,000 रुपए, क्योंकि जब आप इसका जनरल प्रविष्टि देखेंगे तो बैंक खाता डेबिट और सब पूंजी खाता से, बैंक को आपने डेबिट किया, पूंजी खाते को क्रेडिट किया, पूंजी खाते के क्रेडिट साइड गए, लिखे बैंक खाता को 10,000 रुपए। ठीक, तो ये इसका ये जो पहला पॉइंट था पूंजी लाने का, इसका हमने दो जगह प्रभाव दे दिया है। अब उसी तरह दूसरा पॉइंट देखिएगा, ख्याति के 5,000 रुपए देगा, जिसकी आधी राशि अ और ब आहरित करेंगे। ठीक है, क्या करेगा? क्या करेगा? स ख्याति का 5,000 रुपए लाएगा और उसको क्या करेंगे? अ और ब अपने, ठीक है, जो आधी राशि है उसको आहरित कर लेंगे, रोकड़ के रूप में निकाल लेंगे। ठीक, तो हम इसका प्रविष्टि देखते हैं। जैसे ही वो ख्याति का लाएगा तो रोकड़ 5,000 रुपए से बढ़ जाएगा, क्योंकि रोकड़ा लाएगा वो, तो हमारा बैंक 5,000 रुपए से बढ़ गया। तो बैंक को क्या करेंगे? 5,000 रुपए से बढ़ा देंगे, बढ़ गया। अब दूसरा 5,000 से तो हमने एक तरफ हमारी इसको बढ़ा दिया, हमने अपनी संपत्ति को बढ़ा दिया। अब दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? ये 5,000 रुपए जो ला रहा है वो पुराने साझेदार जो हैं उनके त्याग अनुपात में बटकर उनके पूंजी में जुड़ जाता है, हमने देखा है। ठीक है, तो हम इसको अब इनके पूंजी में, पुराने साझेदारों के पूंजी में बढ़ा देंगे, उनके त्याग अनुपात में लिखेंगे ख्याति
का प्रतिफल, ठीक है। तो अब ये 5,000 रुपये है, क्योंकि 5,000 रुपये लगा तो इन दोनों में बांटना पड़ेगा उनके त्याग अनुपात में, तो इसका कैलकुलेशन हमको देखना पड़ेगा। तो आइए हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा कैलकुलेशन है इसका ख्याति का विभाजन। तो इनका त्याग अनुपात वही है 3 और 1 का, सवाल में बताया हुआ है इनका त्याग अनुपात 3 और 1 का ही है, क्योंकि इनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इनका त्याग अनुपात भी 3:1 का ही आएगा। तो पहले अ के लिए जो 5,000 रुपये वो लेकर आ रहा है नया साझेदार, उसका 3/4 अ को बट जाएगा, तो बांटेंगे, ठीक है। तो होता है 1250, काटेंगे आप, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 और 0 10, फिर 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया बचा 2, 2 और 0 20, फिर 4 पंचे 20, कट गया पूरा, और ये 0 वैसे उतर जाएगा। 1250 को 3 से जब गुणा करेंगे तो 0, 15 की 5 एक हासिल, 3 दूनी 6 1 7, और यहाँ पर 3,750 अ का होता है। उसी तरह ब के लिए 5,000 का 1/4 काटेंगे आप, 1250 आएगा, तो यहाँ होता है 1250, ठीक है। तो इनमें इतना इतना 3,750 और 1250 जाकर जुड़ जाएगा इनके पूंजी में, हम यहाँ पास जोड़ देंगे। ख्याति का जो प्रतिफल त्याग अनुपात में बांटा जाता है उनको हमने दे दिया, ठीक है। अब इसी में आगे कहता है, ठीक है, कि ये हमने इसका देखेंगे आप, ख्याति का आप देखेंगे तो 2 प्रभाव हमने दे दिया, एक यहाँ पास इनकी पूंजी को बढ़ाया और दूसरा हमारा रोकड़ 5,000 से बढ़ गया, ये 2 प्रभाव इसका पड़ गया, ठीक ना। अब आगे इसी में क्या कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये साझेदार जो हैं दोनों, वो आधी राशि इसका आहरित कर ले रहे हैं, मतलब कि आधी राशि निकाल कर ले जाएंगे। जितना जितना उनको मिला 3,750 का आधा और 1,250 का आधा ये लोग निकाल ले रहे हैं। तो जब निकाल लेंगे तो भाई इनको कैश में दे दिया जाए, कैश में जब दे देंगे तो इनको पूंजी में जो जोड़ा था, अब व्यापार क्या कहेगा कि भैया आपको कैश में दे दिया गया तो आपकी पूंजी को इतना इतना से कम कर दिया जाए, क्योंकि हमने इतना इतना तो दे दिया आपको, मगर आप आधा निकाल ले रहे हैं। तो अब कैश भी निकलेगा, जब आधा पैसा उनको दे दे रहे हैं, 5,000 का 2,500 उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 2,500 से कैश भी कम होगा और दूसरी तरफ इनकी पूंजी भी कम हो जाएगी। इस पॉइंट का ये पॉइंट जो इसी में है इसका, ठीक है। तो हम इसका 2 प्रभाव देखते हैं। तो देखेंगे आप, ये जो हमने पढ़ा इसका मतलब कि 2,500 रुपये हमारा बैंक से अब निकल जाए, क्योंकि आधी राशि वो निकाल ले रहे हैं, तो 2,500 हमने कम कर दिया। अब दूसरा प्रभाव क्या करेंगे, इनके पूंजी को 2,500 से हम कम कर देंगे, तो इन दोनों का आधा आधा मतलब निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो आप आधा करेंगे इसको, जब 3,000 आहरित ख्याति को जो लोग आहरित कर रहे हैं, ठीक ना, तो 3,750 का अ के लिए आधा 1/2, तो 2 एकम 2 17, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14, तो 1,875 रुपये ये निकाल ले रहा है, और निकाल ले रहा है। फिर उसी तरह ब के लिए इसको 1,250 मिला था ख्याति का, उसका आधा ये भी निकाल लेगा, तो इसका हो जाता है 2 छक 2 दूनी 4 और 625 रुपये ये निकाल लेता है। आप जोड़ेंगे इसको तो 0 7 2 9 10 की 0 एक हासिल, और यहाँ पर 24 25 की 5 एक हासिल, ये 2,500 रुपये हो जाता है। इन लोग इतना इतना निकाल रहे हैं तो इनकी पूंजी से कम कर दिया जाएगा, और दूसरा बैंक को भी उतना से कम कर दिया जाएगा। हमने बैंक को कम कर दिया, अब पूंजी को भी कम कर देते हैं। यहाँ पास लिखेंगे बैंक, पैसा निकाल रहे हैं लोग बैंक खाता से, ठीक है। तो कितना कितना हमने निकाला यहाँ पास 1,875, और ये निकाला 625, ठीक। तो इस पॉइंट का भी हमने देख लिया, जो जो हमको सेकंड पॉइंट्स में बता रहा था कि इनको इतनी ये ख्याति ये ला रहा था, त्याग अनुपात बाट को दे भी दिया, और ये आधी राशि निकाली थी उसका भी हमने प्रविष्टि कर दिया। अब आगे बोलता है कि स्टॉक और फिक्चर्स के मूल्य में, स्टॉक और फिक्चर्स के मूल्य में 10% की दर से कमी, कमी देखेंगे आप, 10% की दर से कमी हो रही है फिक्चर्स और स्टॉक में, तो मूल्य में कमी हो रही है, हमारी संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, मतलब हानि हो रही है। तो हानि किधर लिखा जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में। उसी तरह आगे लिखता है विविध देनदारों एवं प्राप्त विपत्र पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के से प्रावधान बनाया जाएगा, मतलब कि हमारे जो देनदार हैं, प्राप्त विपत्र हैं, उन पर 5% से संदिग्ध ऋण है। संदिग्ध संदिग्ध मतलब होता है जिस पर डाउट है, मतलब ये लोग पैसा नहीं देंगे,
तो उनके लिए क्या करना है, प्रावधान बनाना है। ये भी हमारे लिए हानि है, ये भी पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक, तो आइए हम इसको लिखते हैं। इसका भी दो दो जगह प्रभाव डालेंगे। कैसे प्रभाव डालेंगे इसका, दो दो जगह देखेंगे। हानि हो रही है, ठीक ना, संपत्ति के मूल्य में हमको कमी आ रही है। हानि हो रही है किसमें किसमें, पहले स्टॉक में, तो स्टॉक लिख लेते हैं। ठीक, 10% से कमी आ रही है स्टॉक के मूल्य में, 10% से स्टॉक के मूल्य में कमी आ रही है। तो आप देखेंगे स्टॉक, ठीक, तो स्टॉक का मूल्य हमारा कितना, स्टॉक का मूल्य आप देखेंगे सवाल में 20,000 रुपए दिया है, उसका 10%, 10% से कमी आ रही है। तो आप 10% जब इसका निकालेंगे तो 2,000 रुपये होता है। 2,000 रुपये मूल्य में कमी आ रही है, हानि हो गई, इसको लिख देंगे स्टॉक 2,000 रुपये। अब एक जगह इसका प्रभाव डाल दिया हमने, इसको हानि के रूप में लिखा। दूसरा, हमारा जो स्टॉक है जो 20,000 रुपये से दिखा रहा है, इसको हमको कम करना होगा। तो हम यहाँ पास 2,000 रुपये कमी कर देंगे, ठीक ना, इसके यहाँ पास मूल्य में कमी, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो अब हमारा स्टॉक कितना हो गया, 18,000 रुपये हो गया। हमने दो प्रभाव इसका डाला, एक हमारे स्टॉक को कम किया और दूसरा हमने हानि के रूप में इसको लिख दिया। फिर उसके बाद आगे आगे बोलता है कि फिक्चर्स के मूल्य में 10% कमी। तो फिक्चर्स के मूल्य का भी हम निकाल लेते हैं। फिक्चर्स, ठीक है, पांचवा देखेंगे आप, वर्किंग नोट पांचवा, फिक्चर्स, फिक्चर्स हमारा है 1,000 रुपए का। आप देखेंगे फिक्चर्स हमारा है 1,000 रुपए का, उसके मूल्य में भी 10% से कमी यानी निकालते हैं। फिक्चर्स के मूल्य में कमी, तो 10% आप निकालेंगे तो इसका होता है 100 रुपये। 100 रुपये उसके मूल्य में कमी आ रही है, तो 100 रुपये लिख देंगे, ठीक है। हानि हो गई हमको, तो यहाँ पास फिक्चर्स 100 रुपये। और दूसरा, यहाँ जो फिक्चर्स 1,000 रुपये में दिखा रहा है उसको हमको अब क्या करना होगा, 100 रुपये से कम करना होगा, कमी हो गई। तो यहाँ पास हमारा हो जाता है 900 रुपये फिक्चर्स हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। फिर उसके बाद आगे अगला पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है। ये स्टॉक और फर्नीचर फिक्चर्स का हमने दो दो जगह प्रभाव डाल दिया इसका। फिर उसके बाद लिखा है देनदारों और प्राप्ति पत्र पर 5% संधि ऋण बनाना है। तो हमारे देनदार जो हैं, देनदार कितने के हैं, 16,000 रुपये के। अब 5% पैसा नहीं मिलेगा। और उसी तरह हमारे देय पत्र कितने के हैं, 3,000 रुपये के, इस पर भी पैसा नहीं मिलेगा दोनों पर। तो हमको हानि हो गई, तो हानि के रूप में इसको दिखाएंगे, ठीक है। देनदार, हानि हो गई, ठीक है, हानि इधर लिखाएगा। देनदार आपका 16,000 का है, 16,000 का देनदार है, उसका 5% जब आप निकालेंगे, 16,000 का जब आप 5% निकालेंगे तो 0, 6 × 5 = 30 की 0, 3 हारसिल, यहाँ पास 5 एकम 5, 5 और 3, 800 रुपये होता है। 800 रुपये की हानि हो गई, ठीक है। 800 रुपये की हानि हो गई, इसके वर्किंग नोट में आप बना सकते हैं, ठीक है। 800 रुपये की हानि हो गई, 800 रुपये हमने दिखा दिया। अब हमारा देनदार का मूल्य हमको 800 रुपये से कम करना होगा, दूसरा प्रभाव इसका। अब हमारे देनदार 16,000 नहीं रहेंगे क्योंकि 800 रुपये हमको प्राप्त नहीं होगा, तो कमी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाता है 15,200 रुपये के अब हमारे देनदार बने हैं। नए चिट्ठे में हम 15,200 से उसको दिखाएंगे, उसको वर्तमान मूल्य में अब हम दिखा रहे हैं। फिर उस तरह प्राप्त विपत्र में भी 5% से हमको हानि हो गई, उसका भी प्रावधान करना पड़ेगा। तो प्राप्त विपत्र प्रावधान, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, प्राप्ति पत्र, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, प्राप्त विपत्र, ठीक है। तो देखेंगे प्राप्त विपत्र कितने के हैं, प्राप्त विपत्र आपके 3,000 के हैं। प्राप्त विपत्र आपके 3,000 के हैं। 3,000 का 5% नहीं मिलेगा, तो 3,000 का 5% निकालते हैं, तो हो गया 150 रुपये। 150 रुपये प्राप्त नहीं होगा, 150 रुपये की हानि हो गई। 150 रुपये हम हानि के रूप में दिखाएंगे और अपने प्राप्ति पत्र को अब 150 रुपये से कम कर दिया क्योंकि अब उस पर उतना पैसा नहीं प्राप्त होगा। दो दो जगह हमने प्रभाव डाला, तो हमारे हमको प्राप्ति पत्र कितना प्राप्त होगा, 2,850 रुपये, 2,850 रुपये, ठीक। तो ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद अगला दो दो जगह देखेंगे आप, दो जगह हमने प्रभाव डाल दिया है सभी का, इसका यहाँ और एक दूसरा प्रभाव आपके चिट्ठे में।
अब हम अगले पॉइंट पर जाते हैं। हमने यहाँ पर पूरा देख लिया, स्टॉक का देख लिया, फिक्चर्स का देख लिया, देनदार का देख लिया और प्राप्ति पत्र का भी देख लिया। उसके बाद अगला देखिएगा आप, पॉइंट लिखा हुआ है कि भूमि और भवन के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि होगी। भूमि और भवन के मूल्य में क्या हुआ, 10% से वृद्धि होगी, बढ़ गया, उनका मूल्य बढ़ गया, मतलब कि लाभ हो गया। तो भूमि और भवन आप देखेंगे कितना दिखा रहा है, भूमि और भवन आपका 25,000 से दिखा रहा है आपके पुस्तक में। तो इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, लाभ हो गया। तो पुनर्मूल्यांकन में हम लाभ के रूप में दिखाएंगे भूमि व भवन। अब भूमि और भवन कितने का, 25,000 रुपए का है, उसका 10% वृद्धि हो रहा है, 10% इस तरह निकालेंगे हम। तो 2500 रुपये होता है, आप काटेंगे ये अंश और हर काटेंगे, 250 रुपये बचा, 10 से गुणा करेंगे, 2500 रुपये, 2500 रुपये का लाभ हो गया। एक प्रभाव पड़ गया। दूसरा प्रभाव, भूमि और भवन में हम यहाँ पर प्लस करते हुए वृद्धि दिखाएंगे कि वृद्धि हो गई इसके मूल्य में। तो अब कितने का हो गया, 27,500 का हमारा भूमि और भवन हो गया। तो ये हमने भूमि और भवन का दो जगह प्रभाव डाला, एक तो अपने पुनर्मूल्यांकन को हमने लाभ के रूप में लिखा, फिर उसके बाद भूमि और भवन को भी हमने वृद्धि कर दिया। तो ये हमारा जो भूमि और भवन का था उसका भी यहाँ पर प्रविष्टि हुआ था। आगे बोलता है फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा। एक क्षतिपूर्ति का दावा हुआ है जिसके लिए 1,000 रुपए दायित्व सृजन किया जा रहा है, जिसके लिए 1,000 रुपए का एक दायित्व हमको बनाना है। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति हानि हो गई, 1,000 रुपये और देना है, 1,000 रुपये और हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको क्षतिपूर्ति के रूप में लिख लेते हैं। ठीक ना, तो आप इसको क्षतिपूर्ति के रूप में अलग से भी लिख सकते हैं या तो देनदार में ही जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पास अलग से क्षतिपूर्ति लिख देता हूँ, ठीक है, क्लेम के रूप में। तो क्षतिपूर्ति, ठीक है, क्योंकि हमको हानि हो रही है, क्षतिपूर्ति के रूप में मैंने यहाँ पर दिखाया 1,000 रुपये का क्लेम बन रहा है। हानि हो गई हमको, हम पुनर्मूल्यांकन के डेबिट पक्ष में जाकर हानि के रूप में दिखा देंगे। और दूसरा हमारा दायित्व बन रहा है, हमारा दायित्व बन रहा है। तो आप चाहे तो इसको लेनदार में सीधे सीधे जोड़ भी सकते हैं या तो अलग से भी आप दिखाना चाहे तो अलग से दिखाते, मैं अलग से ही दिखाता हूँ क्षतिपूर्ति क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक क्लेम बन रहा है कितने का, 1,000 रुपये का, तो हमारा दायित्व 1,000 रुपये से बढ़ गया। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पर दिखा दिया। एक प्रभाव इसका हमारा हानि के रूप में और एक हमारा दायित्व बन गया। तो दो जगह इसका भी प्रभाव हमने देखा। ठीक है, दो जगह हमने इसका प्रभाव देखा, क्योंकि हानि है, 1,000 रुपये और देना है, तो हमारे पुनर्मूल्यांकन खाते की डेबिट साइड आएगा, क्योंकि हानि पुनर्मूल्यांकन खाते डेबिट साइड आता है। और क्षतिपूर्ति ये जो क्या है आपके ऊपर दायित्व बना रहा है, क्योंकि आपको अब पैसा देना 1,000 रुपये, तो हम इसको दायित्व पक्ष में जाकर लिख देंगे। ठीक, तो इसका भी हमने दो जगह प्रभाव देखा। फिर आगे आगे लिखता है कि विविध लेनदारों में सम्मिलित 650 रुपये का एक मद जिस पर कोई दावा नहीं है। जो हमारा क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर हमारा है 41,500 का, ये आप देखेंगे इसमें 650 रुपये ऐसे जुड़े हुए हैं जिन पर कोई दावा ही नहीं कर रहा है, मतलब कि नहीं मांग रहा है कोई। तो हमको अब नहीं मांग रहा, तो हमको पता चल गया कि भाई अब ये पैसा नहीं देना है हमको, 650 रुपये नहीं देना है, नहीं देना है, तो हमको लाभ हो गया। तो लाभ हो गया यानी कि हमारे दायित्व के मूल्य में कमी आ रही है। ठीक है, हमारे दायित्व के मूल्य में कमी आ रही है, हमको लाभ हो गया। तो लाभ कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेनदार, ठीक है, 650 रुपये का लाभ हो गया, हमको 650 रुपये दिखा देंगे। एक तो हो गया ये प्रभाव। और दूसरा, जो हमारा लेनदार अब 41,500 में दिखा रहा है, क्या उतने में अब रहेगा, नहीं भाई, 650 रुपये नहीं देना है, तो हमको क्या करना होगा, इसको कम करना होगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे, जाकर माइनस कर देंगे कमी। ठीक है, मूल्य में कमी हो रही है, 650 रुपये हम कम कर देंगे, तो घटाएंगे इसमें शून्य। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पास 14 में से 6 गया 8। ठीक है, और ये शून्य और ये 4, 40,850 रुपये बचता है क्रेडिटर्स का हमारा। ठीक, दो जगह इसका भी प्रभाव पड़ गया। अब दो जगह इसका भी प्रभाव पड़ गया, एक यहाँ पास और एक यहाँ पास हमने इसका प्रभाव दे दिया, अपने क्रेडिटर से जाके माइनस किया। तो हमने यहाँ पास ये पॉइंट जो था उसको भी हमने देख लिया। आगे बोलता है कि यह मानते हुए कि अ और ब के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया, वही हमने कर लिया। त्याग अनुपात में हमने इसको, ये त्याग अनुपात के बताया हुआ, इसका उपयोग हमने किया।
उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर फर्म की पुस्तकों में रोजना मचा प्रविष्टि और नया तुलन पत्र बनाए। हम रोजना अभी पंजी प्रविष्टि करेंगे, हम ये तुलन पत्र बना रहे हैं। तो जो जो पॉइंट बोलता है वो पॉइंट हमने पूरा लिख दिया है। जो चिट्ठा था उसका सिंगल सिंगल इफेक्ट हमने डाला और जो एडजस्टमेंट थे उसके डबल इफेक्ट हमने किए। पूरा हमने लिख लिया जहां जहां लिखना था। ठीक है, अब हमको इसको बंद करना होगा। तो पहले किसको बंद किया जाता है? पहले पुनर्मूल्यांकन को बंद किया जाता है। फिर इसमें जो भी लाभ या हानि हो वो पूंजी खाते में हस्तांतरित किया। अगर लाभ होगा तो पूंजी में जुड़ेगा और हानि होगी तो पूंजी से घटने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस पूंजी खाता से हमारा निकलता है इनका अंतिम पूंजी। इस दिनांक पर 1 अप्रैल 2017 को अंतिम पूंजी निकलेगी और उस पूंजी को उठाकर फिर हम ले जाएंगे हमारा जो चिट्ठा बना रहे हैं वहां पर, यहाँ पूंजी के रूप में दिखाएंगे। फिर उसके बाद पूरा इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम अब पहले पुनर्मूल्यांकन खाते को बंद करते हैं। तो आप देखेंगे इधर का जब आप जोड़ेंगे दोनों, ठीक है, इधर का जब आप जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ आता है 31,000 नहीं 3150 3,150 रुपये। आप जोड़ेंगे 3,150 रुपये आता है। 0 5 6 5 11 की 1 6 5 11 की 1 1 हासिल 2 1 3 3150 इधर का हमारा जोड़ आता है। और उसी तरह जब हम इधर का जोड़ते हैं तो 2,000 एक 3,000 2,000 3,000 3,900। ठीक है, और यहाँ पास 900 में 150 और जुड़ गया तो 1,050। तो 3,000 में 1,050 जोड़ेंगे तो हमारा आता है 4,050। 3,000 में आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3,000 हो गया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 1,050 होता है। 3,000 में 1,050 जोड़ेंगे तो 4,050 आपका हो जाता है। इधर का जोड़ 4,050, इधर का जोड़ हमारा है जो 3,150। तो देखेंगे इधर का जोड़ जो हमारा हानि पक्ष का, ये लाभ पक्ष है और ये हानि पक्ष है। हानि पक्ष का जोड़ हमारा ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? 4,050 में जब आप 3,150 घटा देंगे तो 0 0 10 में से 1 गया 9, 900 रुपये ज्यादा है। 900 रुपये हमारी हानि ज्यादा है। तो क्या किया जाएगा इस हानि को? पुराने साझेदारों को, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन पर जो भी लाभ या हानि होता है वो पुराने साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में बढ़ता है। तो पुराने साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में बांट कर उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो हानि है, इधर का जोड़ ज्यादा है, इधर का जोड़ ज्यादा है, इधर का जोड़ कम है, 900 रुपये कम है, हानि है। ठीक ना, तो यहाँ पर इधर दिखाएगा पूंजी पूंजी खाता में हस्तांतरित करेंगे पूंजी खाता को। ठीक है, अब अ और ब, केवल अ और ब के लिए तो कितनी हानि हो गई? 900 रुपये आपने निकाला है। 900 का इनका जो अनुपात है 3 और 1 का है पुराना अनुपात 3/4 और इसके लिए 900 का 1/4। ठीक है, हम भाग करेंगे तो यहाँ पास 4 दूनी 8, 9 को काटेंगे 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 और 0 10, फिर 4 दूनी 8, 10 में से 2 गया फिर बचा, 10 में से 8 गया बचा 2, 2 और 0 20, फिर 4 पंचे 20, 225 रुपये। और 3 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 की 5, 1 हासिल 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 दूनी 6, 675 रुपये इसके हिस्से में जाएगा हानि के रूप में। और उसी तरह जब बकली काटेंगे तो यहाँ पर 225 इसी तरह आएगा। इसका 1 से गुणा करेंगे तो 225 रुपये इसके पूंजी खाते में हानि के रूप में चला जाएगा। आप जोड़ेंगे तो यहाँ पास 900 रुपये होगा। तो दोनों तरफ का हमारा जोड़ बराबर होता है 4,050 और इधर भी 4,050। ठीक है, ये हमारा बंद हो गया। अब ये हानि जो हुई वो कहाँ चली जाएगी? पूंजी खाते में चली जाएगी। देखेंगे आप इसका पंजी प्रविष्टि देखेगा आप, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट है और पूंजी खाता डेबिट है। पूंजी खाता को लिखा है पूंजी खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से। तो आप क्योंकि इसको पूंजी खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं तो जब पूंजी खाते में जाएंगे तो पूंजी खाते के आपको डेबिट साइड जाना पड़ेगा। हानि है, लाभ जो होता है पूंजी में जुड़ता है क्रेडिट होकर और हानि जो होता है पूंजी से घटता है डेबिट होकर। ठीक है, तो हानि है पूंजी खाते के यहाँ पर हम डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन हानि। हानि हो गई कितने का? 675 रुपए का और इसका 225 रुपए का लिख दिया हमने। तो ये हमारा यहाँ पास ये पुनर्मूल्यांकन खाता बंद हो गया। अब हम यहाँ पास आ गए, पूंजी खाते में आ गए। अब पूंजी खाते को भी क्लोज करते हैं। तो कैसे इसको क्लोज करेंगे? इधर का जोड़ेंगे और इधर का जोड़ेंगे। देखेंगे दोनों तरफ में किधर का ज्यादा है। तो आप जोड़ते हैं इधर, इधर जोड़ेंगे 30 33 36,750 रुपये।
इधर का जोड़ आता है 36,750 रुपये। आप देखेंगे तो इधर का जोड़ हमारा आता है 36,750 रुपये। ठीक है, हमारा जो अ का क्रेडिट पक्ष है पूंजी का, इधर का हमने जोड़ा अ का, तो 36,750 रुपये। अब उसी तरह अ का डेबिट पक्ष जोड़ते हैं, इधर का कितना जोड़ है इसका, तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2550 रुपये इसका होता है। आप जोड़ेंगे जब इसका 1875 और 675, तो शून्य, 7 7 14, 15 की 5 एक हारसिल, 8 6 14, 15 की 5 एक हारसिल, और ये 2550 रुपये इसका डेबिट पक्ष का जोड़ होता है। पूंजी खाता का डेबिट का जोड़ इसका 2500 रुपये, और क्रेडिट पक्ष का जोड़ इसका 36,750 रुपये। तो इधर का हमारा पूंजी इसका ज़्यादा है, तो इसमें से क्या करेंगे, इस जो हमारा डेबिट पक्ष का इसको घटा दिया जाएगा, 2,550 रुपये घटा देंगे, तो कितना शेष बच जाता है इसका पूंजी, शून्य शून्य, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 2 गया तो 4, 34,200 रुपये इसकी अंतिम पूंजी बचती है। पूंजी इसकी ज़्यादा है, पूंजी इसकी ज़्यादा है, उसमें से डेबिट पक्ष हमने घटाया, तो 34,200 रुपये इसका पूंजी होता है। इस 34,200 को इसके पूंजी के रूप में हम पूंजी खाते में, अभी जो हम पूंजी खाता बोला, हम जो तुलन पत्र बनाए हैं उसमें जाकर इसको लिख दिया जाएगा। पूंजी आ का 34,200 रुपये। ठीक है, पूंजी हमने इसका अंतिम पूंजी निकाला, और चिट्ठे में तुलन पत्र में जाकर हम इसको पूंजी के रूप में दिखा देंगे। ठीक है, फिर उसी तरह हम निकालते हैं ब का। तो ब का आप देखेंगे इधर क्रेडिट साइड का जोड़, इसका 16 1 17, 17 1 18,250 रुपये इसका ब का पूंजी का क्रेडिट साइड है। इसके पास इतनी पूंजी 18,250 रुपये की पूंजी है, उसमें से अब डेबिट साइड का जो है उसको हमको घटाना होगा। तो इसका क्रेडिट साइड का जोड़ आता है 18,250। अब इसका डेबिट साइड का भी जोड़ते हैं, 625 और 225, तो 600 और 200 800, और 25 25 50, मतलब कि 850 इधर का जोड़ है। 600 और 200 800। ठीक है, इधर डेबिट का पक्ष हम जोड़ रहे हैं, ये अभी नहीं है क्योंकि अंतिम पूंजी हमने नहीं निकाला है। ठीक ना, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इधर ये क्रेडिट पक्ष हो गया और ये हमारा डेबिट पक्ष हो गया। ठीक है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 900 850 रुपया होता है। तो इस 18,000 जो इनकी पूंजी थी उसमें से डेबिट पक्ष घट जाएगा 850 रुपये, तो निकलेगा शून्य शून्य। ठीक है, 12 में से 8 गया तो बचता है 4, एक ये दे दिया तो 7, 17,400 रुपये इसके अंतिम पूंजी बचता है। 17,400 रुपये लिख देंगे इसके पूंजी के रूप में। यहाँ पर हम इसका जो चिट्ठा है उसमें जाकर पूंजी में लिख देंगे 17,400 रुपये। फिर उसी तरह सा का अंतिम जो इसकी पूंजी है क्रेडिट साइड का, इसका योग आप देखेंगे 10,000 रुपये, इधर कुछ भी नहीं घटाना है इसमें, तो इसका अंतिम पूंजी 10,000 का हो जाता है। तो शेष ले जाया गया 34,200, इसका 17,400 और इसका 10,000, इसको क्लोज कर दिया जाएगा। हम इस तरह पूरा लिख के इसको जोड़ेंगे जब पूरा, तो हमारा आ जाएगा 36,750, 18,250, और ये 10,000। उसी तरह इधर भी 36,750, 18,250 और 10,000 भी हमारा जो पूंजी खाता है वो क्लोज हो जाता है। तो हमने पुनर्मूल्यांकन खाता बंद किया, पूंजी खाता भी बंद कर दिया। अब इस पूंजी को जो इनका आया है 34,200, 17,400 और 10,000, इसको पूंजी के रूप में चिट्ठे में जाकर हम दिखाएंगे। तो ये हमारा चिट्ठा है, हमारा ये पूरा हो चुका है यहाँ तक। बस पूंजी को हमको लिखना था और इसको क्लोज करना था। हम पूंजी लिखेंगे, पूंजी आ का 34,200 जो अंतिम पूंजी निकाला है, ब का 17,400 और स का 10,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा हमने लिख दिया, इसको क्लोज करेंगे, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। पूंजी इसका कितना है पूरा मिलाकर, तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है 34,200 रुपये इसका पूंजी का, 17,400, ठीक है, ब का, और 10,000 रुपये स का। तीनों का पूंजी हम जोड़ देते हैं, 0 0 4 2 6 और 7 4 11 की 1 1 हासिल, 3 1 4 4 1 5 और ये 6, 61,600 रुपये इनका टोटल पूंजी आता है। उसको लिख दिया जाएगा बाहर करके 61,600 रुपये। अब हमारा पूरा हो गया। अब हम इसको क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। अब हमारा दोनों तरफ का योग बराबर आएगा बिना ही किए, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि हमने सब अमाउंट को हमने बाहर लिखा है कि नहीं, हमको देखना पड़ता है। तो लेनदार को हमने बाहर कर दिया है, क्लेम को भी हमने बाहर कर दिया, इसको पूंजी को भी जोड़ के बाहर किया। आपको बैंक रोकड़ जो हमने बाहर नहीं किया तो उसको जोड़कर बाहर करना होगा। 26,500, उसमें 10,000 जोड़ेंगे, 36,500, उसमें 5,000 और जोड़ देंगे, 41,500,
और 2,500 आप जब घटा देंगे उसमें, क्योंकि 2,500 का क्या हो गया था, वो लोग ख्याति निकाल कर ले गए थे, तो उसको घटाना पड़ेगा, कैश के रूप में ले गए। तो 39,000, 39,000 उनका रोकड़ के रूप में बचता है, इसको हमने लिख दिया। प्राप्य पत्र बाहर है, देनदार भी हमने बाहर कर दिया, स्टॉक भी हमने बाहर कर दिया, फिक्चर्स भी हमारा बाहर है, और भूमि और भवन भी बाहर है। अब हम इसको क्लोज करते हैं, जोड़ते हैं दोनों तरफ का योग बराबर आता है कि नहीं। तो पहले हम दायित्व पक्ष को जोड़ लेते हैं। तो पहला दिया है 40,850 रुपये, और उसी के नीचे दिया हुआ 1,000 रुपये, जोड़ेंगे दोनों को तो 41,850 रुपये होता है। फिर नीचे इसका पूंजी का दिया 61,600 रुपये, इसको भी लिख लेते हैं, जोड़ते हैं 0, 5, ठीक है, 0, 5 और 8, 6, 14 की 4, एक हासिल, 2, 1, 3, और यहाँ पास 10,000, 1,03,450 रुपये हमारा इधर का योग आता है। ठीक है, 1,03,450 हमारा इधर का योग आ गया। उसी तरह हम इसको भी देख लेते हैं, इधर का योग हमारा कितना आता है। तो इधर लिखा है 39,000, 39,000, उसमें 2,850 रुपये और जोड़ देते हैं। तो 0, 5, 8, 9, 2, 11 की एक हासिल, 0, 5, 8, 9, 2, 11 की एक हासिल, और हासिल इसमें जुड़ गया तो हो गया 3, 1, 4। फिर उसी तरह 15,200, ये नीचे लिखा हुआ 15,200, इसको जोड़ते हैं, 0, 5, 8, 2, 10 की 0, एक हासिल, 8, 2, 10 की 0, एक हासिल, 5, 1, 6, 1, 7, और ये हो गया 5। तो 57,050 रुपये, उसमें 18,000 और जोड़ते हैं, ये 18,000 और जोड़ेंगे तो 0, 0, 5, यहाँ पास हो गया 0, और 15 की 5, 15 की 5, एक हासिल, 5, 1, 6, 1, 7, 75,050 रुपये हो गया। 900 रुपये और जोड़ देते हैं तो 0, 5, 9, और ये 75,950, और 27,000 हमारा अंतिम जो है उसको भी जोड़ देते हैं। तो 0, 5, 9, 5, 14 की 4, एक हासिल, 7, 5, 12, 13 की 3, एक हासिल, 7, 2, 9, 1, 10। तो 1,03,450 दोनों तरफ का हमारा योग बराबर आता है 1,03,750 और 1,03,450, 1,03,450 दोनों तरफ का हमारा योग आ जाता है। ये हमारा बैलेंस शीट हमारा बराबर हो गया। तो हमने इस सवाल को हल किया। ठीक है, इसका हमने पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, और जो चिट्ठा तुलन पत्र बना था वो हमने बना दिया। अब आइए हम इसका पंजी प्रविष्टि, क्योंकि सवाल आपको पंजी प्रविष्टि भी करने को बोल रहा है, तो उसका पंजी प्रविष्टि भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पंजी प्रविष्टि जो नकल प्रविष्टि की जाती है वो किस तरह की जाती है। तो जो भी चीज नई है, मतलब जो जो चीजें नई हो रही हैं, अभी नया जो हो रहा है उन्हीं का बस हम प्रविष्टि करते हैं। तो क्या क्या नया हो रहा है इस सवाल में आप देखेंगे। नया साझेदार आ रहा है, पूंजी ला रहा है, ख्याति ला रहा है, पूंजी 10,000 रुपये ला रहा है, ख्याति 5,000 रुपये ला रहा है। तो पहले तो उसका पूंजी और ख्याति लाने का प्रविष्टि, फिर ख्याति का विभाजन का प्रविष्टि, और साथ में एक पॉइंट और कहा है ख्याति में कि आधी राशि वो निकाल कर ले जा रहा है, तो हमको यहाँ पास जो राशि निकाल कर ले जा रहा है उसका भी प्रविष्टि। तो ख्याति के लिए हमको 3 प्रविष्टि यहाँ पर देना होगा, एक लाने का, फिर विभाजन का, फिर उसके बाद आधी राशि जो साझेदार निकाल कर जाए उसकी प्रविष्टि। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर आगे आप देखेंगे, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन समायोजन भी है, कुछ संपत्तियों का मूल्य घट रहा है, कुछ संपत्तियों का मूल्य बढ़ रहा है, तो हमको उसका भी पुनर्मूल्यांकन का भी, जो नई चीजें हो रही है उसका भी हमको प्रविष्टि करना होता है। तो पुनर्मूल्यांकन का जो जो हो रहा है उसका भी हम प्रविष्टि करेंगे। तो पुनर्मूल्यांकन में आप देखेंगे क्या क्या हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह का पुनर्मूल्यांकन खाता देखने को मिलता है। तो इस तरह हमको जो जो चीजें संपत्तियों के मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसकी प्रविष्टि, दायित्व के मूल्य में जो कमी हुई है उसकी प्रविष्टि, संपत्तियों के मूल्य में जो संपत्तियों के मूल्य में जो कमी हो रही है उसकी प्रविष्टि। यहाँ पास आप देखेंगे ये 4 संपत्तियां हैं, इसके मूल्य में जो कमी हो रही है उसकी प्रविष्टि हमको करनी होगी, और दायित्व के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है उसकी प्रविष्टि। ठीक है, संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि हुई है उसकी प्रविष्टि, दायित्व के मूल्य में, लेनदार के मूल्य में कमी हुई है तो दायित्व के मूल्य में जो कमी हुई उसकी प्रविष्टि, और संपत्तियों के मूल्य में जो कमी हुई उसकी प्रविष्टि, और दायित्व के मूल्य में जो वृद्धि हुई उसकी प्रविष्टि, और उसके बाद एक हमको अंतिम में जो हानि हुई है उसको पुनर्मूल्यांकन खाते में जो हस्तांतरित किया उसकी प्रविष्टि हमको करनी होगी। तो ये चीजें नई हुई हैं, इनका हमको प्रविष्टि करना होता है। आपको जब भी पंजी प्रविष्टि करें तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी कि हमको क्या क्या प्रविष्टि करना है। तो आइए हम प्रविष्टि अब इसका देखते हैं, पंजी प्रविष्टि। तो पहले पूंजी और ख्याति लाने का प्रविष्टि आपको करना होगा। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता नाम है, पूंजी आ रहा है स का पूंजी, स पूंजी
खाता से, और ख्याति भी ला रहा है ये, ख्याति का प्रतिफल खाता से। कितना पूंजी ला रहा है? 10,000 रुपये पूंजी ला रहा है। ख्याति कितना ला रहा है? 5,000 रुपये ख्याति ला रहा है। पूरा मिलाकर कितना रोकड़ा आएगा? 15,000 रुपये आ रहा है, जिसका आपने चिट्ठे में आप जब देखेंगे तो चिट्ठे में देखेंगे आपने यहाँ पास 15,000 रुपये बढ़ाया था। ठीक है, वही उसकी प्रविष्टि की जा रही है। तो यहाँ पास लिखेंगे नए साझेदार द्वारा, नए साझेदार द्वारा ख्याति एवं पूंजी लाया गया या भुगतान किया गया। अब ये तो हो गया। अब क्या करें? ख्याति का विभाजन करें, जो आपने कैलकुलेशन करके निकाला है ख्याति का विभाजन। यहाँ पास आप देखेंगे कि ख्याति का विभाजन का आपने कैलकुलेशन किया था। पुराने साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में जो नया साझेदार ख्याति लाता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पास आपको ख्याति का जो कैलकुलेशन किया था 3,750 और 1,250, इसका प्रविष्टि आपको करना होगा। ख्याति का विभाजन का, पहले पैसा लाने का, फिर ख्याति का विभाजन। आप जब पंजी प्रविष्टि करते थे उस तरह आपने देखा था, ठीक है। तब ख्याति का विभाजन करते हैं, इस ख्याति को समाप्त करते हैं क्योंकि पुस्तक में ख्याति नहीं दिखाई जाती। तो ख्याति का प्रतिफल खाता नामे, ख्याति का प्रतिफल खाता नामे और पुराने साझेदारों में बढ़ जाएगा। अ पूंजी खाता से और ब पूंजी खाता से। कितना कितना अमाउंट आपने निकाला है? 3,750 और 1,250, पूरा मिलाकर 5,000 रुपये हो जाता है। 5,000 से बंद हो गया और इनको बढ़ गया, त्याग अनुपात में उनकी पूंजी में जुड़ गया। क्या लिखेंगे? ख्याति का विभाजन, ख्याति का विभाजन पुराने साझेदारों को त्याग अनुपात अनुसार। ठीक है, ख्याति का विभाजन भी हमने कर दिया, दूसरा प्रविष्टि देख लिया। अब उसके बाद हम, क्योंकि उसी में बताया गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आधी राशि निकाल कर ले जा रहे हैं। ख्याति का जो इनको प्राप्त हुआ है 3,750 और 1,250, उसका आधा राशि निकाल आहरित कर ले रहे हैं। तो हमको आहरित का भी प्रविष्टि करना होगा। तो हम देखेंगे आहरित की प्रविष्टि किस तरह करेंगे। पैसा निकाल रहे हैं, तो जब पैसा आता है तो बैंक खाता डेबिट, आज पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट किसको करना पड़ेगा? क्योंकि ये निकाल ले रहे हैं तो इनकी पूंजी को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि जब इनको दिया गया तो इनकी पूंजी को बढ़ा दिया गया था। आज ये निकाल रहे हैं तो इनकी पूंजी को कम कर दिया जाएगा। तो देखिएगा, अ पूंजी खाता नामे, ब पूंजी खाता नामे, और बैंक से पेमेंट करेंगे। बैंक खाता से 2,500 रुपये का पेमेंट होगा। तो आपने कैलकुलेशन में निकाला 1,875 और 675, यहाँ पास हो जाएगा 2,500। ठीक है, 675, यहाँ पास 675 नहीं, 625 रुपये है, गलती से 675 लिखा गया। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पास हो गया 1,875, आपने इसका कैलकुलेशन किया है। यहाँ पास आप देखेंगे आहरित ख्याति जो उन्होंने कैश के रूप में निकाला, 3,750 का आधा 1,875 और 1,250 का आधा 625, ये लोग निकाल कर ले जा रहे हैं। बैंक से उनका पेमेंट करेंगे, तो हमने यहाँ पास पेमेंट का प्रविष्टि किया। यहाँ पास लिखेंगे आधी, ठीक है, ख्याति राशि आहरित की गई, साझेदारों द्वारा आधी राशि उसकी आहरित की गई। तो ये हमने आहरण का भी, जो इन्होंने आधा राशि निकाल लिया था ख्याति का, उसका भी हमने प्रविष्टि देख लिया। अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया, मतलब पैसा लाने और ख्याति का जो प्रविष्टियां करनी थी, 3 प्रविष्टियां वो हमने कर दी। अब हम चलते हैं पुनर्मूल्यांकन, क्योंकि नया, अब इसमें नया क्या हो रहा है कि जो पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें संपत्ति का मूल्य घट रहा है, बढ़ रहा है, उसको फिर वर्तमान मूल्य पे लाया जा रहा है। तो हमको वहां पर पुनर्मूल्यांकन का प्रविष्टि करना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने क्या बताया आपको, पुनर्मूल्यांकन खाता का ये जो प्रविष्टियां उसको करना होगा। तो जो संपत्तियां मूल्य बढ़ी है उसकी प्रविष्टि, जो दायित्व में के मूल्य में कमी हुई है उसकी प्रविष्टि। तो आप देखेंगे ये दोनों पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड है, मतलब कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट है और ये दोनों डेबिट है। ठीक है, तो इन दोनों को डेबिट करेंगे और पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट किया जाएगा। उसी तरह जब इसमें देखेंगे तो ये जो संपत्तियां हैं उनके मूल्य में कमी आ रही है और ये पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड लिखा, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो पुनर्मूल्यांकन जब पंजी प्रविष्टि करेंगे तो पुनर्मूल्यांकन खाते को डेबिट करेंगे और इन चारों को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है। उसी तरह जब इसमें देखेंगे, ये दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही, क्षतिपूर्ति बन रहा है। ठीक है,
तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट होगा और ये क्रेडिट किया जाएगा। तो आइए हम अब प्रविष्टि करते हैं। तो पहला इसको करेंगे, ठीक ना, या तो आप इसको भी कर सकते हैं या तो इसको भी कर सकते हैं। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक ना। ये जो हमको मूल्य में कमी हो रही है, इन चारों को क्रेडिट करेंगे और पुनर्मूल्यांकन खाते को डेबिट करेंगे। तो करते हैं, जिस तरह सवाल बोल रहा है उसी तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे किसके किसके मूल्य में कमी हो रही है। स्टॉक के मूल्य में कमी हो रही है, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड में लिखा हुआ है, पुनर्मूल्यांकन खाते को डेबिट किया गया है। पुनर्मूल्यांकन खाता नामे, ठीक है, और संपत्तियों को हम क्रेडिट करते जाएंगे स्टॉक खाता से, क्योंकि स्टॉक डेबिट हो, संपत्ति डेबिट होकर बनती है और क्रेडिट होकर समाप्त हो जाती है। आप देखेंगे स्टॉक के मूल्य में कमी आ रही है, तो कमी उसको समाप्त करना है तो क्रेडिट करते जाएंगे स्टॉक। फिर उसी तरह फिक्चर्स खाता से फिक्चर्स के मूल्य में भी कमी आ गई, हानि हो गई। फिर उसके बाद लिखा है देनदार, ठीक है, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, देनदार खाता से, ठीक है। फिर उसी तरह प्राप्ति पत्र के लिए भी हमने किया है, ठीक है। प्राप्त विपत्र संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाता से, ठीक है। अब अमाउंट कितना कितना आप देखेंगे, अमाउंट कितना कितना लिखा हुआ है, ये देखिए। स्टॉक का 2000, फिक्चर्स का 100 रुपये, देनदार का 800 रुपये और यहाँ पास विपत्र का 150 रुपये। लिख लेंगे इसको, 2000, 100, 850 और 150 रुपये, ठीक है। तो 2000 से स्टॉक का मूल्य कम हो गया, 100 रुपये से फिक्चर्स का मूल्य कम हो गया, संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों का 800 रुपये कम हो गया और 150 रुपये हमारा देय पत्र का मूल्य कम हो गया, हानि हो गई। पूरा मिलाकर हो जाता है 2900, ठीक है, 3050 रुपये हो जाता है। लिख देंगे 3050 रुपये से। यहाँ पर लिखेंगे संपत्तियों के मूल्य में, संपत्तियों के मूल्य में कमी, संपत्तियों के मूल्य में कमी हो गई, उसकी हमने प्रविष्टि की पुनर्मूल्यांकन खाता से। फिर उसके बाद आप देखेंगे उसी के नीचे ये क्षतिपूर्ति वाला है, ठीक ना, क्षतिपूर्ति वाला है। क्षतिपूर्ति 1000 रुपये से जो हुआ था वो क्षतिपूर्ति का बता रहा है, ठीक है। इसका हम प्रविष्टि करेंगे, फिर उसके बाद भवन, फिर उसके बाद लेनदार। तो क्षतिपूर्ति का हम प्रविष्टि कर लेते हैं। आप देखेंगे पुनर्मूल्यांकन कहते हैं डेबिट साइड है, मतलब कि पुनर्मूल्यांकन डेबिट है और क्षतिपूर्ति क्रेडिट है। तो पुनर्मूल्यांकन को डेबिट करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता नामे और क्षतिपूर्ति खाता से। आप चाहे तो इसको लेनदार से भी कर सकते हैं, मैं क्षतिपूर्ति खाता ही से कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पास लेनदार खाते को भी बढ़ा सकते हैं, 1000 का क्लेम है, हम लेनदार में भी उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति खाता यहाँ पास 1000 रुपये और यहाँ पास भी 1000 रुपये लिखेंगे। क्षतिपूर्ति रूप, ठीक है, क्षतिपूर्ति रूप लेनदार सृजन किया गया, एक लेनदार बनाया गया। तो ये हमारा क्षतिपूर्ति का भी हो गया। फिर उसके बाद आगे आप देखेंगे भूमि और भवन का आपने यहाँ पास प्रविष्टि किया है। ये भूमि और भवन इधर का हमारा हो गया। भूमि और भवन में चलते हैं, ठीक ना। भूमि भवन पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट है और भूमि और भवन डेबिट है। संपत्ति हमेशा डेबिट होकर बनती है, ये बन रही है, बढ़ रही है, तो भूमि भवन को डेबिट किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भूमि व भवन, भूमि व भवन खाता नामे और पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता से कितना, 2500 रुपये और 2500 रुपये लिखेंगे। भूमि व भवन के मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, तो ये हमने इसका भी प्रविष्टि कर दिया। अब आगे
हमने यहाँ तक प्रविष्टि कर दिया। अब आगे आप देखेंगे ये हमारा लेनदार का जो मूल्य में कमी हो रही है, 650 रुपये हमारा बच जा रहा है, इसका प्रविष्टि देखना है और उसके बाद इसका हमको प्रविष्टि देखना है। तो आइए हम इसका प्रविष्टि करते हैं। दिनांक, विवरण, विकलन और समाकलन। तो अब ये लेनदार वाला, ठीक है, यहाँ तक हमने प्रविष्टि कर दिया। अब लेनदार का आप देखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाते क्रेडिट साइड, मतलब लेनदार डेबिट है और पुनर्मूल्यांकन क्रेडिट है। कहने का अर्थ है कि लेनदार जो दायित्व होता है हमेशा क्रेडिट होकर चालू होता है, तो दायित्व होकर ये हमारी चिट्ठे में चालू है। अब इसको पैसा नहीं देना है तो ये क्रेडिट होकर चालू है, मतलब क्रेडिट है, तो इसको डेबिट करके बंद किया है। तो लेनदार को डेबिट करेंगे और पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखेंगे प्रविष्टि इसका, लेनदार को डेबिट करेंगे, लेनदार खाता नामे 650 रुपये कम हो रहा है, दायित्व हमारा हमेशा क्रेडिट होकर चालू होता है, आज ये समाप्त कर रहे हैं, 650 रुपये समाप्त कर रहे हैं, इसलिए लेनदार को डेबिट कर दे रहे हैं। और पुनर्मूल्यांकन खाता से कितना, 650 रुपये कम हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा लेनदार को अपलेखित किया गया, जिसका कोई दावा नहीं था, जिसका कोई दावा नहीं किया गया, ठीक है, उसको उस ऐसे लेनदार को हमने अपलेखित कर दिया, समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर हमने लेनदार तक प्रविष्टि जो हमारा यहाँ तक जो होता है वो पूरा हमने प्रविष्टि कर दिया। अब एक जो हानि हो रही है उसको हमको पूंजी खाते में हस्तांतरित का प्रविष्टि करना होगा। तो आप देखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड है हानि, ठीक ना, हानि है ये, तो पूंजी खाते से इसको कवर किया जाएगा। हानि पूंजी में जाकर घटती है, लाभ पूंजी में जाकर जुड़ता है, हानि पूंजी में घटती है। तो पूंजी बनता कैसे है, क्रेडिट होकर बनता है, डेबिट होकर समाप्त होता है। तो लाभ क्या हो रहा है, पूंजी को बनाता है, मतलब पूंजी में जाकर जुड़ता है, और हानि पूंजी से घटती है, मतलब पूंजी को घटाती है, इसलिए उसको डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट है और पूंजी खाता डेबिट है, तो इसकी प्रविष्टि करेंगे, पूंजी खाते को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो किसके किसके पूंजी खाते को, अ के पूंजी खाता, क्योंकि जो भी पुनर्मूल्यांकन हानि होगा वो अ और ब में ही बांटा जाएगा उनके पुराने अनुपात में। तो अ पूंजी खाता नामे ब पूंजी खाता नामे, ठीक है, और पुनर्मूल्यांकन खाता से, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता से आप देखेंगे कितना कितना अमाउंट था, 900 रुपये की हानि हुई, 675 रुपये अ में और 225 रुपये ब में। तो 675 अ की पूंजी खाता समाप्त होगा और 225 रुपये हानि का ब की पूंजी खाता समाप्त होगा, 900 रुपये की हानि हो गई। तो ये हमारा पूरा जो जनरल एंट्री था उसको मैंने आपको करके बताया, ठीक है। तो ये हमारा सवाल यहीं पर समाप्त होता है। आपको सवाल में जो जो बनाने कह रहा था वो मैंने पूरा बनाकर बताया आपको। आपको पंजी प्रविष्टि करने को बोला था सवाल, और पंजी प्रविष्टि और आपको तुलन पत्र चिट्ठा नया बनाने को बोला था। हमने पंजी प्रविष्टि भी देखा और चिट्ठा भी हमने बनाकर देखा, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आपके जो सवाल है उसमें आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पर 1600 का आ रहा है और ये 1500, 1,05,950 रुपये का आ रहा है चिट्ठा, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 900 रुपये आप जब पूरा बनाएंगे, हमने पूरा कैलकुलेशन किया है, ठीक है, तो इसमें हमारा 900 रुपये की हानि आ रही है, 1600 रुपये का लाभ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 900 रुपये हमारा हानि होगा और हमारा बैलेंस शीट जो पूरा होगा वो 1,03,450, 1,03,450 का होगा, ठीक है। तो मैंने आपको सवाल बनाकर बताया, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 30 का जो हल है, सॉल्यूशन है, वो समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।